नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। परस्पर बहस और चर्चा से मजबूत होता है लोकतंत्र। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का पालन कर रही है सरकार। संसद से पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को बताया ऐतिहासिक। कल पेश किया जाएगा आम बजट। राज्यसभा के 291वें सत्र की शुरुआत पहले दिन सदन में दी गई दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक में की सभी दलों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील। अगले वित्त वर्ष के दौरान 6 से 6.5% के बीच रह सकती है देश की आर्थिक विकास दर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 2019-20 रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम और निर्यात आधारित नीतियों की संभावनाओं पर जोर। दिल्ली का सर्वांगीण विकास बीजेपी की प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल शुरू करने समेत अनेक वादे शामिल। निर्वाचन आयोग की टीम ने चुनाव तैयारियों को लेकर शाहीन बाग का किया दौरा। कोरोना वायरस की पीड़ित चीन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वुहान पहुंचा भारतीय विमान। यात्रियों की निगरानी के लिए हरियाणा के मानेसर में तैयार किया गया है विशेष स्वास्थ्य जांच केंद्र। कैबिनेट सचिव ने स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएए और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ संसद के हाल के कामकाज को ऐतिहासिक करार दिया। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है। उन्होंने आह्वान किया कि सब मिलजुल कर नए भारत को बनाने का सपना पूरा करें। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का शुभारंभ हो गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस वक्तव्य का जिक्र किया जब बापू ने कहा था कि विभाजन के बाद बने माहौल में जो लोग वहां नहीं रह सकते वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन देना भारत का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बापू के विचार का समर्थन करते हुए कई राजनीतिक दलों ने इसे आगे बढ़ाया और संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इस इच्छा को सम्मान देने का काम किया गया है। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि 5 दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। 5 दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है।
इस समझौते से ऐसी जटिल समस्या जिसमें 4000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। समझौते के बाद बोडो समुदाय के विकास के लिए सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है, बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया भर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनिया भर में आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $450 बिलियन से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भी निरंतर बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अप्रैल से अक्टूबर के बीच FDI $3 अरब बढ़ा है। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की उम्मीदों को भी केंद्र सरकार ने पूरा किया है। साथ ही चंद्रयान 3 को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसरो के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान और आदित्य 1 मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ऑटोमोबाइल और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने समेत कई विषयों पर सरकार के दृष्टिकोण को सामने रखा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि संसद का ये सत्र सार्थक रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक का ये पहला सत्र है और हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला काम हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र अधिकतम आर्थिक विषयों पर चर्चा के लिए केंद्रित रहेगा। वैश्विक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारत किस प्रकार से इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकता है, इस पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पीड़ितों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के सशक्तिकरण का काम कर रही है। इस दशक में भी उनकी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। 2020 का ये प्रथम सत्र है। इस दशक का भी यह प्रथम सत्र है। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस सत्र में इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला ये सत्र बना रहे। और मैं चाहता हूं कि दोनों सदन में आर्थिक विषयों पर, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल के ऊपर बहुत व्यापक चर्चा हो। और आइए इस विषय पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जतिन गांधी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज से 291वें संसद के सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बजट सत्र की। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला सत्र 250वां जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा कई मायनों में।
बजट सत्र है, कितना महत्वपूर्ण और कितनी उम्मीदें इस बार? देखिए, सीधी सी बात यह है कि कल बजट पेश होना है, तो बजट का ये जो सत्र है, जो इसका पहला फेज़ है, बड़ा छोटा सा फेज़ है, 11 तारीख तक चलेगा। तो केवल 7 दिन और का काम जो है संसद करेगी और उसका फोकस जो है बजट पे रहेगा। और बजट का जो फोकस है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो हमारी अर्थव्यवस्था पे इस वक्त रहेगा, क्योंकि हमारी जो लगातार जीडीपी ग्रोथ है वो कम हुई है। आज जैसा बताया गया कि अब जैसे एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा कि अब हम बॉटम आउट कर गए हैं, तो 5% इस वित्तीय वर्ष की जो 5% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। अगले बार उम्मीद की जा रही है, जैसे आपने भी कहा, कि 6 और 6.5 के दरमियान। तब वो 5 से वापस 6, 6.5 तक कैसे उसको ले जाया जाए, फोकस इस पे रहेगा। और उन्होंने फिर वेल्थ क्रिएशन की बात की। आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा फोकस जो है वेल्थ क्रिएशन पर रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के बजट में प्रोविजंस आएँ, इस तरह के प्रपोजल्स आएँ जिसमें स्पेंडिंग बढ़े। अगर जो हमारा गरीब तबका है, जो किसान है, जैसे किसान के बारे में आपने जिक्र किया कि 8,000 किसान परिवार जो हैं उन तक 43,000 करोड़ रुपया पहुंच चुका है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जब तक रूरल स्पेंडिंग जो है, जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा और वो खर्च नहीं करेंगे, इकॉनमी जो है वो पूरी तरह से रिवाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल, वैश्विक चुनौतियों के बीच भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, उसको, उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए सरकार ने लगातार कोशिशें की हैं। और आज जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ, बाजार सक्षम अर्थव्यवस्था में भरोसा, ये उसका जो है टैगलाइन दिया गया। इसको लेकर किस तरीके से आप बताएंगे कि आगे जो है सरकार की नीतियां, जैसे पिछली भी बहुत सारे ऐसी सरकार ने कदम उठाए जिसको लेकर बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले? देखिए, आपको याद होगा कि 2017 में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, जो ये सरकार है, जो इनका पिछला कार्यकाल था, उसमें एक नारा दिया गया था कि जो किसान हैं उनकी आमदनी जो है, उनकी आय जो है, उसको डबल करना है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। और उसके लिए टारगेट रखा गया था 2022 का। तो तभी संभव हो पाएगा जब जो इस साल का बजट और अगले साल का बजट, अगर उसके लिए ठोस कदम उठाता है, ठोस प्रावधान करता है, पैसे जो हैं वो उस सेक्टर्स में पहुंचते हैं। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन की बात की, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, फिर उन्होंने एक नारा दिया, असेंबल इन इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, जहाँ पे ज़्यादा नौकरियाँ हैं, अगर हम वहाँ पे उत्पादन, अगर विश्व भर से कहें कि उन चीज़ों का उत्पादन जो है वो भारत में हो, तो हमारे पास नौकरियां भी बढ़ेगी। टारगेट रखा गया 8 करोड़ नौकरियों का, बहुत बड़ा टारगेट है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो कल यानी कि 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाएगा और पूरे देश की निगाहें हैं कि इस बार क्या कुछ सरकार के जो बजट के पिटारे से निकलता है देशवासियों के लिए, और सब इसके लिए उम्मीद भरी नज़रों से कल का इंतजार करेंगे। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज राज्यसभा के 291वें सत्र की शुरुआत हुई। राज्यसभा में आज दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के दिवंगत पूर्व सदस्यों, असम बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष इंद्रमणि बोरा, एनसीपी के महासचिव डीपी त्रिपाठी, टीएन चतुर्वेदी, मॉरिस कुंजूर, एसएस सुरजेवाला और मेलहुप्रा वेरो को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन में उनकी याद में कुछ पलों के लिए मौन रखा गया। इसके बाद सदन को शनिवार दोपहर 1:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी दलों से बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग करने के लिए कहा है और पिछले 2 सत्रों के दौरान हुए शानदार कामकाज की सकारात्मक गति जारी रखने की अपील की। आज अपने आवास पर विभिन्न दलों के नेताओं के साथ राज्यसभा के सभापति ने बैठक की। सभापति ने विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियों को अनुदानों मांग पर समय पर रिपोर्ट पेश करने की सलाह दी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय मामलों के मंत्री से सभी संबंधितों से बात करने की गुजारिश की। सभापति ने विभिन्न दलों के नेताओं से अपने सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण को पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा के पटल पर रखा। सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम आंकड़े पेश किए गए। आर्थिक सर्वेक्षण में देश में व्यापार के लिए माहौल को सरल बनाने और सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने की बात शामिल है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.5% के बीच रहेगी। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राजकोषीय ग्रोथ 5% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 5% रहने की बात कही गई है। इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की थीम बाजार सक्षम अर्थव्यवस्था में भरोसा दिया गया है। सर्वे पेश होने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि 2024-2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब अमेरिकी डॉलर का बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। Look at the business cycle phenomena in India. Typically, if you look at the peaks and the troughs, and you correlate it with what has happened, it seems like we have sort of hit a trough, and therefore there should be an uptick in the in growth. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में 130 करोड़ भारतीयों के लिए धन उपार्जन पर जोर दिया गया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के उद्यम, निर्यात, व्यापार सुगमता और अन्य उपायों के जरिए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी रणनीति का खाका पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बतौर वित्त मंत्री अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। इससे पहले आज उन्होंने साल 2020 का बजट बनाने वाली टीम के साथ फोटो खिंचवाई। निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी नजर आए। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते शाहीन बाग में हालात का जायजा लेने के लिए चुनाव ऑब्जर्वर की टीम दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह ने कहा कि शाहीन बाग में 5 मतदान केंद्रों के रूट में कोई बाधा नहीं है। शाहीन बाग क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों के पहुंचने और सामग्री को वहां तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना तैयार की गई है। शांति बनाए रखने और मतदान के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के मकसद से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। शाहीन बाग में जो हमारी 5 लोकेशंस हैं वहाँ पर जाने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो कोई किसी किस्म की समस्या। पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की दिल्ली चुनावों से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दी गई विवादित टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया है कि दिल्ली चुनाव भारत का आंतरिक मामला है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और हमें आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले इस देश की एकता पर प्रहार नहीं कर सकता। दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में दिल्ली के लोगों को साफ पानी, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ व्यापारियों, किसानों, मजदूरों समेत सभी वर्गों के लिए अहम योजनाओं का ऐलान किया। गरीबों के लिए सस्ता आटा देने का भी संकल्प व्यक्त किया गया। इसके अलावा नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाना, पगड़ी किराएदारों के हितों की रक्षा, 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूलों का निर्माण, कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त देना, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार,
पुनर्वास कॉलोनियों को मालिकाना हक आदि शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर दिल्ली की दिशा और दशा को बदलने के लिए पूरी मजबूती से काम किया जाएगा। आपको पता होगा कि दिल्ली की पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना थी और जिसके लिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान, इन राज्यों में 1970 से विवाद चल रहा था। और यह ऐसी योजना थी कि ये अगर हिमाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली को 2070 तक पीने के पानी के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। इतना पानी यमुना से मिलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सकुर बस्ती इलाके में डॉक्टर एस.सी. वत्स के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिल्ली वासियों को बहुत बड़ी राहत दी है। अनाधिकृत कॉलोनियां बसी है। 50 लाख की आबादी, शायद सकुर बस्ती में न हो अनधिकृत कॉलोनी, मगर दिल्ली की 50 लाख की आबादी अनधिकृत कॉलोनियों में बसती थी। कलम के एक झटके से मोदी जी ने वो सबको अधिकृत कर अपने घर का अधिकार देने का काम किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बदरपुर और राजौरी गार्डन में रोड शो कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। निर्भया के दोषियों को अब 1 फरवरी को फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दी गई है। सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने कहा कि अभी उनके पास कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। दिल्ली जेल नियम के मुताबिक फांसी एक साथ दी जा सकती है। ऐसे में डेथ वारंट पर अनिश्चित काल तक रोक लगाई जानी चाहिए। दिल्ली जेल मैनुअल के अनुसार किसी अपराध के लिए जब दोषियों को एक साथ डेथ वारंट जारी होता है तो उन्हें फांसी भी एक ही साथ देनी पड़ती है। भले ही इस मामले में मुकेश के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन अन्य 3 दोषियों के पास अभी कानूनी उपाय बचे हैं। उधर निर्भया के दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। अपराध के समय दोषी पवन खुद को नाबालिग होने का दावा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका ठुकरा दी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बारे में जानकारी दी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने छात्र जीवन से जुड़े अनुभवों को साझा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए बड़े घर में पैदा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रयास बड़े होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गुरु श्री गोरक्षनाथ नर्सिंग स्कूल के सेवा के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश दीपक वर्मा को युवाओं के लिए आदर्श बताया। देश दीपक वर्मा जी वे गोरखपुर में ही जन्मे हैं। सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा उन्होंने गोरखपुर में ही अर्जित की है। उन्होंने प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में तो बेहतरीन कार्य किया ही, साथ ही साथ आज देश की संसद के उच्च सदन राज्यसभा में महासचिव के रूप में भी अपनी अमूल्य सेवाएं वो दे रहे हैं। गोरखपुर के लिए गौरव की बात है। गोरखपुर के वर्तमान पीढ़ी के लिए, गोरखपुर के युवाओं के लिए, पूर्वांचल के युवाओं के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि पिछड़ा है, अगर से देश दीपक वर्मा इसी पिछड़े हुए गोरखपुर से आगे बढ़ करके उस महत्वपूर्ण पद पर जा सकते हैं, तो आप में से हर व्यक्ति में वह क्षमता होनी चाहिए और वह क्षमता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है।
राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि छात्रों को गोरखपुर की गलियों में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उन्होंने छात्रों से अपने अनुभव साझा किए और कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपके इस प्रोफेशन का, आपके इस विद्या का बहुत बड़ा योगदान होगा। जो भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 20 नए एम्स और 73 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एम्स के रूप में विकसित करने की जो योजना बनाई है और आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की योजना बनाई है, तो इन योजनाओं की सफलता के लिए कुशल स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, टेक्नीशियनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम के माध्यम से जो नर्सेज इसमें इनिशिएट हो रही हैं और इसके पहले भी जिन नर्सेज ने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान करेंगी और इसको, इस विद्यालय की और इस पीठ की जो आदर्श हैं उनको वो जीवंत रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग ही एक ऐसा विषय है जिसकी पढ़ाई करने के बाद रोजगार की 100% गारंटी हो जाती है। नर्सिंग शिक्षण पूरा कर चुकी छात्राओं को इस कार्यक्रम में सेवा की शपथ भी दिलाई गई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।